हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव कुमार, हिंदी शिक्षक, सरकारी माध्यमिक विद्यालय ब्रौंगाजेर, फतेहगढ़ साहिब से आज उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए पाठ के साथ, जो है कक्षा छठी से सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ सूरज, जो एक कविता है। इसको लिखा है डॉक्टर सुनील बहल जी ने। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी पुस्तकें खोलें और मेरे साथ साथ कविता का वाचन करें। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। इन पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। पूर्व का अर्थ है पूर्व, उजियारा होता है प्रकाश या उजाला। सुबह सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। इस कविता में कवि ने सूरज के बारे में बताया है। कवि कहता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। हर किसी को सवेरे उठने का संदेशा लेकर आता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज सब तरफ प्रकाश, रोशनी फैलाता है। कहने का भाव, सुबह सवेरे सूर्य पूर्व दिशा में प्रकट होकर नए दिन का संदेश दे जाता है। दूसरा पद्यांश, गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है। निरंतर आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। फिर से पढ़ते हैं। गर्मी हो या फिर हो सर्दी, छुट्टी कभी ना पाता है। निरंतर, निरंतर होता है लगातार, आगे बढ़ने की शिक्षा हमें दे जाता है। शिक्षा होती है सीख। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा अर्थात प्रकाश, रोशनी फैलाता है। कवि कहता है कि चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, लेकिन सूरज को कभी कोई छुट्टी नहीं होती। इसे हर रोज़ निकलना ही होता है और यह सूरज हमें भी लगातार जीवन में आगे बढ़ने की ही सीख दे जाता है। पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूरज चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि सूर्य बिना रुके सदा अंधकार को मिटाकर हर दिशा में एक समान उजाला बिखरा जाता है। अगली पंक्तियाँ, हो जाती संध्या ज्यों ही पश्चिम में ढल जाता है। नई उमंगों आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा फैलाता है। फिर से पढ़ते हैं। हो जाती संध्या ज्यों ही, संध्या होती है सांझ, शाम के बाद वाला समय। पश्चिम में ढल जाता है, दिशा जिस तरफ सूर्य छिपता है। ढल जाना या ढल जाता का अर्थ है छिप जाता। नई उमंगों, उमंगों होती हैं खुशियों, आशाओं की नई सुबह फिर लाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज, उजियारा अर्थात प्रकाश फैलाता है। कवि कहता है कि जैसे ही शाम ढल जाती है और संध्या हो जाती है, तो यह सूरज भी
पश्चिम दिशा में छिप जाता है और फिर अगली सुबह वह फिर हमारे जीवन में नई खुशियाँ और आशाएं लेकर पूर्व दिशा से निकलता है और चारों ओर प्रकाश फैलाता है। कहने का भाव, सूर्य उमंगों और नई आशाओं को संसार भर में फैलाने का कार्य करता है। चौथा और अंतिम पद्यांश। बिजली के बढ़ते संकट में इंसान जब घबराता है, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। फिर से पढ़ते हैं। बिजली के बढ़ते संकट में, संकट मुश्किल या मुसीबत, इंसान जब घबराता है, इंसान आदमी, सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर, सौर ऊर्जा सूरज की शक्ति, स्रोत होता है प्राप्ति का स्थान, नई दिशा दे जाता है। पूर्व दिशा से निकला सूरज उजियारा फैलाता है। उजियारा अर्थात रोशनी, प्रकाश फैलाता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आजकल के समय में बिजली के बढ़ रहे संकट से मनुष्य जब घबराने लगता है तो उस समय प्रकृति का यह ऊर्जा स्रोत सूरज हमें एक नया रास्ता दिखा जाता है कि तुम मेरा उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में कर सकते हो। पूरब दिशा से निकलता हुआ यह सूरज चारों ओर अपनी रोशनी फैलाता है। तो कहने का भाव, सूर्य ही तो सौर ऊर्जा का स्रोत बनकर ऊर्जा प्रदान करने का आधार बना है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यही धरती पर सभी प्रकार के जीवन, पेड़ पौधे और जीव जंतु का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा को विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की ऊर्जा को दो प्रकार से विद्युत अर्थात बिजली ऊर्जा में बदला जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा, किसी तरल पदार्थ को सूर्य की ऊष्मा से गर्म करने के बाद। इससे विद्युत जनरेटर अर्थात जनरेटर चलाकर। सौर ऊर्जा सबसे अच्छी ऊर्जा है। यह भविष्य में उपयोग करने वाली ऊर्जा है। प्यारे बच्चों, यह था हमारा आज का विषय कविता सूरज। तो आपने इस कविता को याद भी करना है और अपनी कॉपी पर भी लिखना है। इसके बाद हम करेंगे कविता का सार, लेकिन कविता का सार करने से पहले हम ये जानेंगे कि कविता का सार होता क्या है। कोई भी कविता किसी खास उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है। वह कविता जिस भाव को व्यक्त करने वाली होती है, जिस विचार को प्रकट करने वाली होती है, वही कविता का उद्देश्य है और उसी को कविता का सार कहा जाता है। जब कवि कविता लिखने बैठता है तो उसके दिमाग में कोई एक विचार होता है और उस विचार को वह कविता के माध्यम से व्यक्त करता है। तो उस विचार को समझ पाना कविता का सार, समझ पाया कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे पाठ 7 सूरज, कविता का सार। पूरब दिशा से सूर्य निकला, सब और उजाला फैल गया, जो प्रातः होने का संदेश दे गया। गर्मी हो या सर्दी, सूर्य तो सुबह आकाश में आकर हमें लगातार आगे बढ़ने की
शिक्षा देता है। शाम होते ही यह पश्चिम दिशा में ढल जाता है और अगले दिन फिर से उमंगों और आशाओं को मन में भरता हुआ प्रकट हो जाता है। सौर ऊर्जा के स्रोत रूप में यह हमें नई दिशा प्रदान कर देता है। प्रिय छात्रों, कविता की व्याख्या अर्थात सरलार्थ और सार को समझने के बाद अब हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नों को। तो सबसे पहला है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। तो एक तरफ गुरमुखी के शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में दिए गए हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इनका उच्चारण एक जैसा है, जैसे गुरमुखी में सूरज, देवनागरी में सूरज। दूसरा है सवेरे, देवनागरी लिपि में सवेरे। संकट का संकट, बिजली, देवनागरी लिपि में बिजली। पूरब, पूर्व। दिशा का दिशा, गर्मी का देवनागरी में गर्मी। सर्दी और देवनागरी में भी सर्दी। प्रश्न 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो पंजाबी में खबर, समाचार। हिंदी में होता है संदेशा। दूसरा लगातार, हिंदी में निरंतर। सिक्ख्या, हिंदी में शिक्षा। पंजाबी में शब्द है संझ या शाम, हिंदी में संध्या। सोमा, हिंदी में स्रोत। पच्छम, हिंदी में पश्चिम। आगे है पंजाबी शब्द छिप और उसका हिंदी में आएगा ढल। इंसान, हिंदी में इंसान। सूरजी ऊर्जा, हिंदी में होता है सौर ऊर्जा। उजाला अर्थात रोशनी और इसका हिंदी में आएगा उजियारा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखें। तो पहला, सूरज के निकलने पर क्या फैल जाता है? इसका उत्तर, सूरज के निकलने पर प्रकाश फैल जाता है। तीसरे का ख, सूरज किस दिशा से निकलता है? इसका उत्तर, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। तीसरे का ग, सूरज किस दिशा में छिपता है? इसका उत्तर, सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। प्रिय छात्रों, छोटे प्रश्नों के बाद अब करते हैं हम बड़े प्रश्नों को। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। तो क, सूरज हमें क्या प्रेरणा देता है? तो इसका उत्तर, पूर्व दिशा से निकलने वाला सूरज हमें सुबह उठने की प्रेरणा देता है, जीवन में लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह हमें बताता है कि सदा नई खुशियों और आशाओं के साथ जीवन को जीना चाहिए। चौथे का ख, आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उभरने के लिए कवि ने क्या विकल्प सुझाया है, उस बारे अपने विचार लिखें। इसका उत्तर बेटा नोट करो। आज बिजली का गंभीर संकट सभी ओर बना हुआ है। इस संकट से उभरने के लिए कवि ने सौर ऊर्जा को प्रयोग में लाने का विचार सुझाया है। प्रश्न 5, चित्र में कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को बाईं ओर लिखे शब्द के पर्याय के रूप में चुनकर लिखें, अर्थात उनका समानार्थी शब्द लिखना है। दाईं तरफ चित्र बना हुआ है और बाईं तरफ आपने उस चित्र में से जो समानार्थी शब्द है, जो पर्याय है, वो आपने लिखना है। जैसे पहला सूरज, उसका एक यहाँ दे दिया है सूर्य,
और क्या आएगा, देखो ध्यान से, बिल्कुल सही, दिनकर। और तीसरा आएगा भास्कर। दूसरा सुबह, इसका देखें, बिल्कुल सही बताया आपने, सवेरा, प्रातः, प्रातः काल। तीसरा है संदेशा, इसका खबर। दूसरा आएगा समाचार। और तीसरा आएगा सूचना। और आखिरी शब्द है संध्या। संध्या होती है सांझ। दूसरा शब्द सायंकाल, गोधूली। चित्र में से निकाले गए शब्द आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। आगे है अभ्यास का प्रश्न नंबर 6, अंतर समझें। तो पहला यहाँ पर इसका हल किया हुआ है। जैसे दिशा, इसका अर्थ होता है जिस तरफ से सूर्य निकलता है। वाक्य, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। दिशा, इसका अर्थ होता है लक्ष्य, आपके जीवन की दिशा क्या है, अर्थात उद्देश्य क्या है। और अगला है संध्या। संध्या होती है शाम, वह संध्या के समय मेरे घर आया। और दूसरा शब्द है संध्या, इसका अर्थ होता है बुढ़ापा। तो दोनों शब्द एक ही हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं और वाक्य भी अलग अलग बनाने हैं। जैसे इसका वाक्य है, जीवन की संध्या बड़ी कष्टकारक है। प्रश्न 7, संयुक्त व्यंजन से नया शब्द बनाएं। जैसे छुट्टी, यहाँ ट एक आधा है एक पूरा है, उससे मिलकर एक नया शब्द बनाया मिट्टी। तो इसी तरह शिक्षा और कुश, क और श, इन दोनों से मिलकर जो नया शब्द बनेगा वो है भिक्षा। इसी तरह तीसरा शब्द है संध्या। संयुक्त अक्षर है आधा ध और य, और नया शब्द बनेगा मध्य। अगला शब्द है पश्चिम। संयुक्त अक्षर है आधा श और च, और नया शब्द बनेगा इससे पश्चात, जिसका अर्थ होता है बाद में। आखिरी शब्द है स्रोत, और संयुक्त अक्षर है इसमें आधा स और र, और इससे नया शब्द बनेगा अजस्त्र। सोचिए और लिखिए। आजकल बिजली के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग होने लगा है। अपने अध्यापक की सहायता से सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के नाम का पता करें और उनके उपयोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो जल्दी से बच्चों अपनी उत्तर पुस्तिका खोलें और नोट करें। सोलर कुकर, सोलर मोबाइल चार्जर, सौर पंप, सौर बल्ब, सौर पंखा, और आजकल तो सौर ऊर्जा से चलने वाली कारें भी बन चुकी हैं। अब हम करते हैं सौर ऊर्जा के लाभ या उपयोग। तो पहला है, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। कहने का भाव, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, अन्य ऊर्जा के स्रोत पर आश्रित ना होना। तीसरा इसका उपयोग है ना के बराबर रख रखाव। और चौथा फायदा है, लाभ है, अन्य की तुलना में सुरक्षित। नवीकरणीय ऊर्जा, नई किस्म की ऊर्जा। और अगला उपयोग है बिजली के बिल में कटौती, मतलब इससे बिजली की बचत होती है। 8वें प्रश्न का ख, सूर्य के उत्तरायण उत्तर दिशा की ओर प्रस्थित होने की मान्यता से संबंधित कौन सा पर्व उत्तर और पूर्वी भारत में जनवरी माह में मनाया जाता है? इसका उत्तर, सूर्य के उत्तरायण होने की मान्यता से संबंधित उत्तर और पूर्वी भारत में मकर संक्रांति पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? ज्योतिष
शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। खगोल शास्त्र के मुताबिक देखें तो सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं या पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दिए गए संकेतों के आधार पर बताएं कि यदि सूरज न होता तो क्या होता। तो यहाँ शब्द संकेत दिए हैं: अंधकार, वर्षा नहीं, खेती नहीं, प्राणियों के लिए भोजन नहीं, धरती पर जीवन ही संभव नहीं आदि। तो इसका उत्तर, तो पहला संकेत के आधार पर यदि सूरज ना होता तो धरती पर गहन अंधकार रहता। दूसरा संकेत वर्षा नहीं, तो इसका वाक्य धरती को सूरज की रोशनी ना मिलने से वर्षा नहीं होती। तीसरा संकेत वर्षा ना होने से खेती संभव नहीं होती, खेती ना होने से प्राणियों को भोजन नहीं मिलता। और अगला संकेत के आधार पर भोजन ना होने पर धरती पर जीवन ही संभव नहीं होता, अतः प्राणियों के जीवन के लिए सूर्य का होना, उसकी रोशनी का फैलना बहुत आवश्यक है। प्रश्न 9, जानिए दिशाएं। तो यहाँ जो दिशाएं हैं वो समझाई गई हैं। जैसे सबसे ऊपर दिया है उत्तर और नीचे है दक्षिण, दाएं तरफ है पूर्व और बाएं तरफ है पश्चिम। तो ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, लेकिन इसके अलावा उत्तर और पूर्व के जो बीच की दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, और इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है दक्षिण पूर्व। इसी तरह ऊपर की तरफ देखें, उत्तर और पश्चिम के जो बीच की दिशा है उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और पश्चिम और दक्षिण इन दोनों के बीच की दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं होती हैं, इनको अच्छी तरह से आपने समझना है और जानना है। अभ्यास का आखिरी प्रश्न, नीचे लिखे निरर्थक शब्दों में अक्षरों के क्रम उल्टे पुल्टे हो गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखते हुए सार्थक शब्द लिखें। निरर्थक होता है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। तो आपने इन शब्दों के अक्षरों के क्रम को बदलकर सही लिखकर सार्थक शब्द बनाने हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो यहाँ एक तरफ निरर्थक शब्द दिए हैं और उनसे सार्थक शब्द बनाए हुए हैं। ध्यान से देखें, पहला जो बना अक्षरों को उल्टाकर निकला, और दूसरा उजियारा, तीसरा सार्थक शब्द बना फैलाता, और चौथा सार्थक शब्द बना पश्चिम। इसी तरह आगे घबराता, उसके बाद सूरज, और 7वें नंबर पर निरंतर, और अगला सार्थक शब्द बना सुबह, और अंतिम शब्द है सवेरे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने इन अभ्यास के प्रश्नों को सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी पर लिखना है और इनको याद भी करना है। तो यह था हमारा आज का विषय कविता सूरज। तो आशा है आपको हमारी आज की कक्षा बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले समय में किसी और विषय के साथ किसी और कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।